वेलकम बैक टू मेंटोस ज़िंदगी। तो आज का हमारा लेक्चर है वुडरो विल्सन्स 14 पॉइंट, वुडरो विल्सन्स के 14 पॉइंट्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वुडरो विल्सन जो थे ये 28th प्रेसिडेंट थे यूएसए के और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 ग्लोबल ऑर्डर। तो वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद वर्ल्ड में एक बार फिर से पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब किसी भी कंट्री में किसी के साथ जो वॉर है उसको जो है ख़त्म किया जाए, जो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स है उसको ख़त्म किया जाए, बॉर्डर्स को रीअलाइन किया जाए। तो ये सब जो है टैक्टिक्स थी जिससे कि वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया जाए। तो 8 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन ने एक स्पीच दिया यूएस कांग्रेस में एक स्पीच देते हैं वो, और यही जो स्पीच होती है वो बाद में किस नाम से जानी जाती है, इट केम टू नोन एज द 14 पॉइंट्स। तो ये जो स्पीच थी या फिर 14 पॉइंट्स से इसने क्या किया था, आउटलाइन द फ्रेमवर्क फॉर पीस नेगोशिएशन, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म किया जा सके और एक बार फिर से यूरोप में इस्टेब्लिश किया जा सके पीस। यूरोप में क्यों? क्योंकि स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर 1 था इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। प्रोवाइडेड विज़न फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये 14 पॉइंट्स ने डिफ़ाइन किया। और ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो 14 पॉइंट्स थे, ये किस पर बेस्ड थे? ये 14 पॉइंट बेस्ड थे लिबरल आइडियाज़ पे, लाइक डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, कोऑपरेशन। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यूएस इनिशियली पार्ट नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 का। ये तो तब इंटरवीन करता है, ये एंटर करता है वॉर में जब 1917 अप्रैल में कुछ जर्मन सबमरीन ने अटैक कर दिया था यूएस की शिप्स पे। और जिमरमैन टेलीग्राम भी एक कारण माना जाता है जिसके वजह से यूएसए को एंट्री लेनी पड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 में आना पड़ा और इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। तो यूएस का कोई एम्बिशन नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 में कि जो है यूरोप की किसी टेरिटरी को वो कैप्चर करे, लेकिन अदर कंट्रीज जैसे जर्मनी का था कि यूरोप में इन रीजन्स को कैप्चर करना है, फ्रांस का था ये ऑब्जेक्टिव कि उसको यूरोप के इन कंट्रीज़ को, इस पार्ट को कैप्चर करना है। बट एज सच एम्बिशन यूएस का नहीं था कोई भी, इसका विज़न डिफरेंट था यूएस का अदर यूरोपियन लीडर्स से। और अदर यूरोपियन लीडर्स में एक कॉमन चीज़ ये भी थी, पर्टिकुलरली फ्रांस और ब्रिटेन की, कि जर्मनी को पनिश किया जाए। अगर ब्रिटेन फ्रांस ना कहें, बट फ्रांस तो ज़रूर ये चाह रहा था कि कड़ी से कड़ी सज़ा किसको मिलनी चाहिए, जर्मनी को मिलनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी ने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था फ्रांस का। तो यूएस का क्या एम था? टू पैसिफाई द यूरोप। अब हम देखते हैं इन 14 पॉइंट्स को। 14 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ओपन डिप्लोमेसी। तो विल्सन ने क्या कहा कि टू एंड द सीक्रेट, क्या करना है, टू एंड द सीक्रेट ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में बहुत हो रहा था, कुछ कंट्रीज़ आपस में मिलके एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करती जो कि और अदर कंट्रीज़ को इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती थी, ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो उसने कहा विल्सन ने कि ऐसी ट्रीटीज़ ख़त्म करनी चाहिए और डिप्लोमेसी जो है वो ओपनली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करानी चाहिए। दूसरा था फ्रीडम या नेविगेशन ऑफ द सी। दूसरा पॉइंट है हमारा फ्रीडम नेविगेशन ऑफ सी, मतलब हर एक कंट्रीज़ के पास ये राइट होगा कि अगर ये एक ओशन है, एक सी है मानिए, और ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ ब्रिटेन का राइट होगा, हर कंट्रीज़ इसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि सी का एक्सेस ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी होता है और होता आ रहा है हमेशा से ही। इसीलिए ऐसा कहा गया कि हर एक ऑल नेशन शुड हैव फ्री नेविगेशन ऑन सी। और इससे क्या हुआ, ब्रिटेन्स नेवल ब्लॉकेट कट ऑफ जर्मनीज फूड एंड रॉ मटेरियल सप्लाई। कभी कभी क्या होता था कि जो ब्रिटेन क्या करता था, ये जो ब्रिटेन है ये क्या करता था कि एक मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो
ये अगर ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने ये एक सी है उस पर कैप्चर कर लिया, ये अब उस पर इसका राइट होगा, कौन सी कंट्री यहाँ से गुजर सकती है, कौन सी कंट्री को यूज़ कर सकती है, ये सब जो है किसके अंडर था, ब्रिटेन के अंडर। इसकी वजह से क्या होता था, मान लीजिए इस सी के थ्रू जो है जर्मनी में, ये है मान लीजिए जर्मनी में रॉ फूड आना हो, फूड मटेरियल का सप्लाई हो, अदर मटेरियल का सप्लाई हो, तो वो सप्लाई जो है रुक गई थी सी ब्लॉकेट की वजह से, नेवल ब्लॉकेट की वजह से। तो जर्मनी रिटेलिएट, फिर जर्मनी भी रिटेलिएट करता है विद अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, सिंकिंग न्यूट्रल एंड सिविलियन शिप्स। तो फ्रीडम, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान न्यूट्रल शिप्स या फिर न्यूट्रल कंट्रीज़ का हो जाता था। नेवल ब्लॉकेड होता था, उस नेवल ब्लॉकेड के वजह से, और जो न्यूट्रल कंट्रीज़ होती थी उनका नुकसान हो जाता था। नाउ नो सिंगल नेशन शुड डोमिनेट ओशन लाइक ब्रिटिश। तो अब कोई भी कंट्री लाइक ब्रिटेन किसी भी ओशन या सी को डोमिनेट नहीं कर सकती थी। तो इसका एक एम था दूसरे पॉइंट का कि प्रोमोट द ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस वाले पॉइंट को ब्रिटिश ने अपोज किया और जर्मनी ने सपोर्ट किया। ब्रिटिश ने इसलिए अपोज किया क्योंकि अब इसकी नेवल सुप्रीमेसी इससे हैम्पर हो रही थी, कहीं ना कहीं वो मुसीबत में आ गई थी इसकी नेवल सुप्रीमेसी, और इस सेकेंड पॉइंट ने ब्रिटिश की नेवल सुप्रीमेसी को किया चैलेंज। तीसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर। तो विल्सन ने एम्फेसाइज किया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फ्री ट्रेड कैसे होगा, जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं और जो अनइक्वल ट्रेड टैरिफ्स हैं दो नेशंस के बीच में, ये जो टैरिफ का बैरियर आ रहा है, इस बैरियर को ख़त्म करने से ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा और ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बिलीव इकोनॉमिक, तो विल्सन का मानना था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जब डेवलप किया जाएगा, जब जनरेट होगा, ये चीज़ आएगी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, तो चांसेस ऑफ वॉर भी कम हो सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स। रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज़ में आर्मामेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना इस वॉर का। तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले आर्म्स रेस हुई थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, मतलब ये ब्रिटेन है मानिए और ये है जर्मनी। ब्रिटेन कह रहा है हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आर्म्स का, हम इतनी सबमरीन शिप्स बनाएंगे, इतने टैंक्स बनाएंगे, इतने बॉम्ब बनाएंगे, और जर्मनी का भी यही ऑब्जेक्टिव है, हम जो है अपने आर्म्स रेस करेंगे और इतने जो आर्मामेंट से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होगा। अब क्या होता था, जब देश का आधा से ज़्यादा पैसा शिप्स में, बॉम्बिंग में, वॉर को जो है वॉर में चला जा रहा है, तो और चीज़ों पे वो नेशनल ट्रेजरी कहाँ खर्च हो पाएगी। तो इसी चीज़ के लिए आर्मामेंट्स को रोकना ज़रूरी था। तो विल्सन ने क्या किया, रिड्यूस मिलिट्री वेपन एंड आर्म्ड फोर्सेस। तो एम क्या था इसका, टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन सिंस आर्म्ड रेस क्रिएट एडिशनल ट्रेजरीज मेड स्मॉलर नेशंस फील। और अब क्या हुआ, जब आर्मामेंट्स का प्रोडक्शन कम होगा तो इससे कि स्मॉलर नेशंस जो थे, छोटे छोटे देश थे, अब उनको भी सुरक्षा की भावना आई अंदर कि हाँ अगर कम प्रोडक्शन होगा तो इनको कैप्चर, लड़ाइयाँ कम होगी तो इन पे जो ये जो है बेकार में ही पिस जाते हैं। जैसे कहते हैं आटे में घुन पिस जाता है, वैसे ये न्यूट्रल नेशन होते थे, ये न्यूट्रल होकर के भी इनको किसी ना किसी तरह ढकेल दिया जाता था वॉर में। तो इससे जो है स्मॉल नेशंस को फ़ायदा हुआ। दिस पॉइंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विच इम्पोज अ स्ट्रिक्ट डिसआर्मामेंट ऑन द जर्मनी। तो इसका ये वाला जो पॉइंट था डिसआर्मामेंट का, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि कहता है कि जर्मनी के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसआर्मामेंट को इम्पोज कर दिया गया। फिर हमारा है इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स इंटरनल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये था कि कॉलोनीज़ में जो है रीएडजस्टमेंट हो इसका, और कॉलोनीज से रिलेटेड जो एशिया में कॉलोनीज़ थी, कॉलोनियल पावर्स की, अफ्रीका में कॉलोनीज़ थी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ की जो है और जो कॉलोनियल ग्रेट पावर्स हैं उनके ध्यान में रखते हुए ही चेंजेस लाए जाएंगे।
तो ये आपको पॉइंट बस याद रखना है, इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स इन इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंसर्न। अब आता है 6 पॉइंट रशिया। तो विल्सन ने जब एड्रेस किया था 8 जनवरी 1918 को, तो रशिया उस समय पे टर्मोइल में था, वहाँ पे बड़ी हलचल चल रही थी, वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी कह सकते हैं चल रहा था। तो जो बोल्शेविक थे अंडर लेनिन केम टू पावर, बोल्शेविक्स जो हैं पावर में आते हैं और उन्होंने ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ये ट्रीटी आप क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क होगा। तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क 1918 में बोल्शेविक ने साइन किया। बोल्शेविक एक ग्रुप था रशिया का, तो बोल्शेविक्स ने साइन किया अंडर लेनिन, ये ट्रीटी साइन किया। जिससे क्या हुआ, और ये ट्रीटी जर्मनी के साथ साइन किया था लेनिन, रशिया ने जर्मनी के साथ साइन किया ये ट्रीटी, जिससे कि रशिया ने अपने आप को वर्ल्ड वॉर वन से बाहर निकाल दिया। अब वो वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा नहीं रहा। तो विल्सन ने क्या किया, प्रोमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये विल्सन के 14 पॉइंट्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, बड़ी ही फ्रिक्वेंटली ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये प्रिंसिपल को प्रमोट किया और कहा कि रशिया जो है वुड फ्री टू डिसाइड इट्स ओन गवर्नमेंट, वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आएगी, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ऑटोनॉमी तो पहले से ही थी, बट हाँ कोई भी फॉरेन पावर वहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगी। और तो और इसमें क्या कहा गया इस पॉइंट में, विल्सन ने क्या कहा कि विथड्रॉ ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम रशिया। रशिया में जो फॉरेन पावर्स हैं, कौन सी फॉरेन पावर्स थी आप बताइएगा, कौन सी फॉरेन पावर्स थी जिसको जो है विल्सन ने कहा इनका विड्रॉवल होना चाहिए रशिया से। ओके, फिर आती है बात रिस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम की, 7th पॉइंट है हमारा। तो इसमें कहा गया जर्मनी जो है वो इवैक्यूएट करे अपने जो उसकी आर्मी है, उसकी फोर्स है, उसका जो ट्रूप है बेल्जियम से, वो उसको बाहर निकाल ले। बेल्जियम एक न्यूट्रल नेशन था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इस पॉइंट पे यही है कि बेल्जियम में जो जितनी भी फोर्सेस हैं जर्मनी की, वो अपने आप वहाँ से उन फोर्सेस को बाहर निकाल दें। हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया, बहुत डिवास्टेशन हुआ। और बेल्जियम वॉर का पार्ट नहीं था, वो न्यूट्रल नेशन था। बेल्जियम जो है उसको सिर्फ इसलिए अटैक किया, जगह जगह उसकी फेमस लाइब्रेरीज जला दिया, बिल्डिंग्स जला दिया, उड़ा दिया, घुसता जा रहा है बेल्जियम में। और कारण ये था ताकि वो फ्रांस में जल्दी से जल्दी पहुंच सके और फ्रांस को कब्जा सके। तो इसमें बेचारा बेल्जियम फंस गया। तो इसको रेप ऑफ बेल्जियम भी अक्सर कहा जाता है। और ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुआ था, जिसके अंडर ही ये बेल्जियम ने कहा था वो जो है न्यूट्रल नेशन का हिस्सा बनेगा। और इवन जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है, उसमें भी बेल्जियम को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। बहुत जो है मार खाया बेचारा बेल्जियम। रिस्टोरेशन ऑफ फ्रांस टेरिटरी, तो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था एक 1870-71 में। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस की जो टेरिटरी थी एल्सेस लॉरेन, इसको जो है काफ़ी समय तक कब्ज़ा इसने किया रहा जर्मनी ने। तो फ्रांस क्या पढ़ाता था अपने स्कूल करिकुलम में कि जर्मनी के पास जो एल्सेस लॉरेन है, वो किसका है, फ्रांस का है। और जो भी तरक्की, जो भी डेवलपमेंट तो फ्रांस की जो एल्सेस लॉरेन की टेरिटरी है, उसके वजह से ही जर्मनी इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, नहीं तो नहीं कर पाता। हमारे एल्सेस लॉरेन की वजह से इतना कुछ ये कर पा रहा है। तो विल्सन ने क्या कहा, इन्वेडेड पार्ट्स ऑफ फ्रांस, जो कि जर्मनी ने ऑक्युपाई किया है, वहाँ से फॉरेन फोर्सेस को बाहर निकाला जाए और जो टेरिटरी है फ्रांस की वो उसको वापस की जाए। तो रीस्टोरेशन ऑफ द फ्रांस की टेरिटरी।
और विल्सन के अकॉर्डिंग ये जो है जिसकी टेरिटरी जो है वो वापस करना चाहिए, किसी पे कोई किसी दूसरे के टेरिटरी पे हाथी आए ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं दोस्तों यूरोप में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेट्स गो। तो अब आता है हमारा रीएडजस्टमेंट ऑफ इटालियन फ्रंटियर। विल्सन ने कहा इटलीज न्यू बाउंड्री ड्रॉन बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी के बेसिस पे ड्रॉ किया जाएगा। अगर इटली इतना बड़ा है, इसमें से कुछ रीजंस हैं, जिसकी अगर दूसरी नेशनैलिटी है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो एरियाज विद नॉन इटालियन पॉपुलेशन, तो ये कहना था जो नॉन इटालियन पॉपुलेशन है लाइक स्लेव्स, क्रोट्स, जर्मन, उनको फोर्सिबली इटली में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता है। उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको सोवरेनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट ने ये अश्योर किया स्मॉलर नेशंस को, जैसे कि साउथ स्लैव्स हो गए, कि उनकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है, उनका कहना था जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इम्पोर्टेंस एक बड़े नेशंस लाइक फ्रांस, रशिया की है, इटली की है, उतने ही स्मॉलर नेशंस की भी होनी चाहिए। 10th पॉइंट आता है ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोनॉमी। तो इसका सही पॉइंट, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सही पॉइंट हम और कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। ऑटोनॉमी फॉर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। तो 1918 तक क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी एक मल्टी एथनिक एम्पायर बन जाता है, जिसमें सिर्फ एक जो है एथनिसिटी का इंसान नहीं था, ग्रेटर एथनिसिटी के लोग रहते थे। जर्मन भी हैं, हंगेरियन भी, ज़ेक, स्लोवाक, स्लोवीन, ये सब जो है टूटना स्टार्ट हो गए, क्रम्बल, मतलब एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो गए। अब एक दूसरे के साथ इतने सारी एथनिसिटी के लोग एक साथ एक जगह पे, अब उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा एथनिसिटी, दो डिफरेंट ग्रुप हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो बहुत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो दो से ज़्यादा एथनिसिटी है, इतनी एथनिसिटी है, तो ये ज़्यादा बेटर था। विल्सन की डिमांड थी जो डिफरेंट नेशनलिस्ट हैं उनको राइट मिलना चाहिए कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, अपनी पॉलिटिकल लाइफ को डेवलप कर सकें खुद से, और इस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, इस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उन्होंने इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला। तो 1918 के एंड तक जो है चेकोस्लोवाकिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया अपनी, यूगोस्लेविया ने कर लिया, उसने साउथ स्लेव्स बनाया। तो यूगोस्लेविया किसने बनाया, साउथ स्लेव्स ने। हंगरी भी स्प्लिट हो गया ऑस्ट्रिया से। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम है, देख लीजिए आप लोग, ये है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन और एक है ट्रियानन। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन के अंडर ही, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन के अंडर ये जो है ये ब्रेकअप हुआ था। किसका ब्रेकअप, ऑस्ट्रिया हंगरी का ब्रेकअप हो गया। अब हम आते हैं बाल्कन स्टेट्स पे। बाल्कन स्टेट्स में क्या है, देखते हैं। तो बाल्कन स्टेट्स को एक टर्म दिया गया है, पाउडर केग ऑफ यूरोप। वहाँ पे बस चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, आग तो हमेशा ही वहाँ लगी रहती है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल टेंशन, एथनिक टेंशन, कुछ ना कुछ चला ही करता है वहाँ पे। बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नाम का टर्म वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोगों का सर्वाइवल फिर कैसे पॉसिबल होगा। तो कॉन्स्टेंट एथनिक और पॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं। तो विल्सन क्या चाहते थे कि फॉरेन ट्रूप्स का विड्रॉवल हो। कहाँ से, 3 नाम आपको याद रखना है इसमें, देख लीजिए। रोमानिया है, सर्बिया है और मॉन्टीनेग्रो। ठीक है, ये 3 नाम है, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, ये 3 नाम याद रखिए।
तो विल्सन का कहना था इन तीनों जगहों से विड्रॉवल होना चाहिए ट्रूप्स का। और ये भी कहा गया भाई, क्या कहा गया, ये कहा गया कि भाई सर्बिया जो है उसको फ्री एक्सेस मिलना चाहिए एड्रियाटिक सी का। भाई स्मॉल नेशन है, छोटा नेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी जो है फ्रीडम उसे छीन ली जाए और उसको मन का ना करने दिया जाए। आपको भी बुरा लगेगा अगर आप छोटे हैं, आपको अपने मन का नहीं करने दिया जा रहा है। तो सर्बिया भी कुछ ऐसा था। तो विल्सन ने कहा बेटा तुम्हें एड्रियाटिक सी में एक्सेस मिलेगा, जाओ करो ट्रेड जितना मन कहे। तो यहाँ पे जो है क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो विल्सन का बिलीफ इन इकोनॉमिक फ्रीडम। और इसने यहाँ पे एक आइडिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, क्या आइडिया, कि स्मॉलर स्टेट्स भी उतनी ही रिस्पेक्ट भाई डिज़र्व करते हैं जितनी बड़ी पावर्स डिज़र्व करते हैं। जितनी ही रिस्पेक्ट आपके बड़े भाई बहन डिज़र्व करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट छोटे भाई बहन भी डिज़र्व करते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन भाई विल्सन भाई ने यहाँ पे बताया हुआ है। वो चाहते थे स्मॉलर नेशंस को भी भाई रिकग्निशन मिले। दे डोंट वांट दैट द डोमिनेंट पावर्स ऑपरेस दीज नेशंस। अब हम आते हैं ओटोमन एम्पायर और टर्की पे। तो विल्सन ने कहा कि जो नॉन टर्किश लोग हैं भाई ओटोमन एम्पायर में, उनको सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट मिले। और तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि जो डार्डेनल्स स्टेट है भाई लोग, डार्डेनल्स स्टेट वो हर एक नेशन के लिए खुला रहेगा। ये नहीं जैसे कि अगर ये डार्डेनल्स स्ट्रेट है, मानिए ये डार्डेनल्स स्ट्रेट है तो यहाँ पे सिर्फ ब्रिटेन को मिलेगा एक्सेस, रशिया को मिलेगा, फ्रांस को मिलेगा, नहीं भाई सबको मिलेगा, नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात होती है यहाँ पर भी उसने इकोनॉमिक फ्रीडम की ये अपनी प्रिंसिपल को दर्शाया है। इंडिपेंडेंट पोलैंड 13 पॉइंट पे आते हैं हम। तो पोलैंड का पार्टीशन हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। किसने किया पार्टीशन? रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्होंने क्या किया भाई, पोलैंड है जैसे ये, तो पोलैंड को क्या किया, ऐसे डिवाइड कर लिया। कुछ पार्ट जो है ऑस्ट्रिया हंगरी का हो गया, कुछ पार्ट रशिया का हो गया, कुछ प्रशिया का। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी बची ही नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है इनको। अब जो है पोलैंड को भाई ये बड़े बड़े नेशन सब रूल करेंगे। तो विल्सन भाई साहब ने कहा कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट पोलैंड होना चाहिए, और तो और पॉलिश शुड हैव फ्री एक्सेस एंड सिक्योर एक्सेस टू सी। और इनको पॉलिश नेशन जो है, जो पोलैंड है, उसको भी एक्सेस टू सी प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी उसके पास भी राइट टू ट्रेड है। तो यहाँ पर भी ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लोगों की जान हुई, कितने ही सोल्जर्स मारे गए। सबसे ज़्यादा कहा जाता है फ्रांस के मारे जाएंगे, जर्मनी कहेगा हमारे सोल्जर्स मारे गए। तो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन वॉर था वो। वॉर तो इनह्यूमेन होता ही है। 20 मिलियन लोगों की डेथ हुई लगभग, अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन हुआ। तो विल्सन ने कहा भाई कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि दुनिया में वॉर वगैरह की सिचुएशन ना हो और सभी लोग हंसी खुशी रहें भाई। तो वो कहा लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, जिसमें कि छोटे स्टेट बड़े स्टेट सभी स्टेट्स थे। इसने गारंटी किया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को। कलेक्टिव सिक्योरिटी, अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था किसका, लीग ऑफ नेशन। आगे चल के ये कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएन में भी अप्लाई किया जाता है, यूएन में भी अडॉप्ट किया जाता है ये प्रिंसिपल। 4th पॉइंट है प्रोवाइड द फोरम। एक फोरम हमें मिल पाएगा, एक इंटरनेशनल फोरम जहाँ पे हर किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कोई भी देश हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, भले ही कोई भी डिस्प्यूट हो, हम करेंगे सॉल्व। वो अलग बात है, ये बाद में फेल हो जाता है। तो ये जो है एक इंटरनेशनल लॉ एंड डिसआर्मामेंट को प्रमोट करेगा कौन, लीग ऑफ नेशन, LON।
अब आता है 14 पॉइंट्स जो थे उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द स्मॉल स्टेट्स, पोल, ज़ेक, अरब, स्लैब्स, ये सब जो थे ग्रुप्स थे, स्मॉलर स्टेट्स को रिकॉग्निशन मिला, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया, ऑटोनॉमी दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के जैसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी मिलती है। इटालियन प्रोविंस जो था, इटालियन एम्पायर जो था, वहाँ पे भी कुछ लोगों को, कुछ स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलती है। दूसरा है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इन पॉइंट्स, ये जो है एक फ्रेमवर्क का काम किए, यही 14 पॉइंट्स किस में, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कि 1919 में हुई। एशिया एंड अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स की हों चाहे वो फ्रांस की हों, इंस्पायर्ड जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल था, हम आपको भैया हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, हमारे यहाँ हमें जो है खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सब प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल से जो कॉलोनीज थी काफ़ी इंस्पायर होती हैं और वहाँ पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। लाइक महात्मा गांधी ने इंडिया में स्टार्ट किया, वियतनाम में हो ची मिन ने स्टार्ट किया। वियतनाम से याद आया कि इंडिया और वियतनाम में अभी कंपटीशन चल रहा है, इंडिया और वियतनाम में कंपटीशन चल रहा है। वियतनाम ने किस चीज़ में इंडिया को पीछे कर दिया है, ये आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एक इम्पैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, वो है LON का फॉर्मेशन, लीग ऑफ नेशन। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या है। तो बेस्ड ऑन ये जो 14 पॉइंट्स थे, मोरालिटी एंड आइडियलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड थे और रियल पॉलिटिक्स को ये शो नहीं करते थे। रियल पॉलिटिक्स में ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता था। इट वाज मोर आइडियल देन रियल। प्रिंसिपल्स लाइक सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये प्रिंसिपल्स वर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ऑन रीजन्स लाइक बाल्कन जैसे एरियाज़ में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना इतना आसान नहीं था। बाल्कन हमेशा से ही एक कांस्टेंट पॉलिटिकल टेंशन और एथनिक टेंशन का एक रीज़न बना रहा हिस्ट्री में। अब जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया भी, वो सेलेक्टिवली अप्लाई किया गया। भाई ऐसा नहीं कि जैसे यूरोप में तो पोलैंड को रिकॉग्निशन मिला, उसको ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन एशिया अफ्रीका की कॉलोनीज़ के बारे में क्या, वो तो अभी भी फॉरेन डोमिनेशन के अंडर थी, उनकी ऑटोनॉमी के बारे में आपने क्यों नहीं कुछ कहा? क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ ओनली अप्लाई टू द यूरोप? तो ये क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का, 14 पॉइंट का। लीग ऑफ नेशन World War II होने से नहीं रोक सका, क्या फ़ायदा? तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है, ये आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये फॉल्स होप टू द जर्मनी एज हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज इम्पोज्ड। अब इस 14 पॉइंट ने तो बचा लिया था जर्मनी को जो इसके ऊपर हार्श ट्रीटमेंट होने वाला था, वो उसे विल्सन साहब ने रोक लिया, जर्मनी को बचा लिया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आई तो ये जो है इतना इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ और जर्मनी को आखिरकार इतने ज़्यादा अमाउंट कंपेंसेट करना पड़ा वॉर का, उसको सबसे बड़ा गिल्टी माना गया वॉर का, कि वॉर की शुरुआत किसके वजह से हुई है? जर्मनी की वजह से। ये डिस्ट्रक्शन किसके वजह से हुआ है? जर्मनी की वजह से। डिसआर्मामेंट इम्पोज किया गया, उसकी जो नंबर ऑफ़ ट्रूप्स थे, नंबर ऑफ़ फोर्सेस थी जर्मनी की, उसको भी कम कर दिया गया। जर्मनी को बहुत सी टेरिटरीज़ जो है खो देनी पड़ी। जर्मनी की टेरिटरीज़ बहुत सी थी जो कि अदर नेशंस, अदर बिग 4 में जो कंट्रीज़ आती थी उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो जर्मनी का काफ़ी लॉस होता है। तो दिस 14 पॉइंट्स गेव फॉल्स होप टू द जर्मनी। तो बिग 4 के इसमें यहाँ पे कुछ नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। USA के थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन के, इटली। USA, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। वुड्रो विल्सन, जॉर्ज क्लेमेंस, देख लीजिएगा आप, विक्टोरिया, ऑरलैंडो। तो ये रहा हमारा आज का सेशन।
ऑन द वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट। अगर आप इसके असाइनमेंट चाहते हैं तो हमको कमेंट करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बने रहिए मेंटोस ज़िंदगी के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।